हमारे खास कार्यक्रम स्पेशल रिपोर्ट में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं अभिषेक। पंजशीर की पहाड़ियों पर तालिबान और एनआरएफ के बीच खूनी जंग लगातार जारी है और इस जंग के बीच तालिबान की तरफ से इस बात का दावा किया गया है कि उसने पंजशीर के गवर्नर हाउस पर कब्जा कर लिया है। साथ ही साथ तालिबान ने यह दावा भी किया है कि उसके लड़ाकों ने पंजशीर के 5 जिलों को अपने कब्जे में ले लिया है। लेकिन तालिबान के दावों के उलट एनआरएफ ने यह साफ कर दिया है कि गवर्नर हाउस पर कब्जे की खबर झूठी है। तालिबान और एनआरएफ के बीच शोले उगलती इस जंग के पीछे गैंग्स ऑफ आईएसआई की साजिश का भी खुलासा हुआ है। पंजशीर में आईएसआई की साजिश अब बेनकाब हो चुकी है, जिसको लेकर एनआरएफ ने खुलासा किया है कि पंजशीर में हमले के लिए पाकिस्तान की तरफ से तालिबानी लड़ाकों को भेजा जा रहा है। लेकिन एनआरएफ की मजबूत रक्षा पंक्ति के आगे गैंग्स ऑफ आईएसआई की तमाम कोशिशें बेकार साबित होती नजर आ रही हैं। पंजशीर में एनआरएफ और तालिबान में घमासान। खूनी संघर्ष में कई तालिबानी लड़ाके ढेर। तालिबान पर एनआरएफ का चौंकाने वाला दावा। सौ से ज्यादा तालिबानी लड़ाके गिरफ्तार। पंजशीर पर कब्जे के लिए खूनी जंग जारी है। जितनी आसानी से तालिबान ने अफगानिस्तान पर कब्जा किया था, पंजशीर पर कब्जा करना अब उसके लिए उतना ही मुश्किल होता जा रहा है, क्योंकि पंजशीर की घाटी में एनआरएफ के लड़ाके ऊंचाई वाले ठिकानों पर डेरा डालकर बैठे हैं और उनसे निपटना तालिबान के लिए टेढ़ी खीर साबित हो रहा है। आलम यह हो चुका है कि गोलियों की तड़तड़ाहट और बम के धमाकों से पूरी घाटी गूंज रही है। खबर है कि तालिबान ने पंजशीर पर कब्जे के लिए हमला किया था, लेकिन उन्हें कामयाबी नहीं मिली। उधर एनआरएफ का दावा है कि उसने 200 तालिबानी पकड़े, जबकि तालिबान के कई लड़ाकों के मारे जाने की भी खबर है। हालांकि इससे पहले तालिबान ने पंजशीर पर कब्जा कर लेने का भी दावा किया था, लेकिन पंजशीर में एनआरएफ ने दावा किया कि उन्होंने कई तालिबानी लड़ाकों को मार गिराया है और कई उनके कब्जे में है। एनआरएफ यानी नेशनल रेजिस्टेंस फोर्स की तरफ से ट्वीट किए गए इस वीडियो को लेकर भी यही दावा किया जा रहा है कि ये तालिबानी लड़ाके हैं और इन्हें एनआरएफ ने गिरफ्तार किया है। इस वीडियो में आप साफ देख सकते हैं कि तालिबानी लड़ाकों के हाथ बंधे हुए हैं और कुछ लोग उन्हें पानी पिलाते नजर आ रहे हैं। पंजशीर से आए इस वीडियो को भी देख लीजिए। इस वीडियो में जिन लोगों को आप पहाड़ी पर चढ़ते देख रहे हैं, वो तालिबानी लड़ाके हैं। ये एनआरएफ पर हमले की कोशिश को अंजाम दे रहे हैं, लेकिन पहाड़ी इलाके में मुस्तैदी से बैठे एनआरएफ ने न सिर्फ तालिबानी लड़ाकों को खदेड़ दिया, बल्कि कई तालिबानियों को एनआरएफ ने गिरफ्तार भी कर लिया। अब पंजशीर से आए इस वीडियो में भी तालिबानी लड़ाकों की शिकस्त साफ दिखाई दे रही है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि कैसे एनआरएफ की गिरफ्त में 200 से ज्यादा तालिबानी आ चुके हैं। इस बीच तालिबानी कमांडर का एक फोन टैप भी वायरल हो गया है। इस फोन में तालिबानी कमांडर अपने किसी साथी से बात कर रहा है और ये बताने की कोशिश कर रहा है कि कैसे पंजशीर में तालिबान की जंग बेहद मुश्किल है। इतना ही नहीं, इस फोन में बातचीत के दौरान ये तालिबानी कमांडर ये भी बता रहा है कि कैसे पंजशीर में तालिबान के फिदाइन दस्ते को भारी नुकसान पहुंचा है।
पंजशीर पर कब्जे की कोशिश में जुटे तालिबान को झटके पर झटके लग रहे हैं। खबर है कि एनआरएफ ने तालिबान के 180 टैंकों पर भी कब्जा कर लिया है। जानकारी के मुताबिक एनआरएफ के लड़ाकों ने पंजशीर पर हमले के दौरान कई तालिबानियों को मार गिराया और अपनी बेहद मजबूत रक्षा पंक्ति की बदौलत सैकड़ों तालिबानियों को मैदाने जंग से खदेड़ दिया। हालांकि इस बीच तालिबान ने पंजशीर के 4 जिलों पर कब्जा करने का भी दावा किया, लेकिन वास्तव में तस्वीर क्या है, इस बात की तस्दीक अफगान नेता निसार अहमद शेरज़ई का ये बयान करता है। तालिबान बहुत पावर दिया, जितना अफगानिस्तान में तालिबान के पास पावर था, खाली इकट्ठा करके पंजशीर के ऊपर हमला किया। 3 जगह जो एक उनाबा है पंजशीर में, एक परिन्यान है और एक शतुल, ये 3 जगह में बहुत बड़े अटैक किया तालिबान। और 2 जगह में कई कुछ अंदर आ गया कुछ टाइम के लिए, फिर से वो भी जानबूझकर इनको छोड़ दिया कि अंदर आ जाए। जब अंदर आया, पीछे भी रास्ता बंद किया नॉर्दर्न लाइंस लोग, इतना तालिबान मर गया। उधर अफगानिस्तान में मचे इस खूनी घमासान के बीच पाकिस्तान की एक बड़ी साजिश का पर्दाफाश हुआ है। नेशनल रेजिस्टेंस फोर्स ने दावा किया है कि पंजशीर में हमले के लिए तालिबान के लड़ाकों को पाकिस्तान से भेजा जा रहा है। एनआरएफ की तरफ से इस बारे में एक वीडियो भी जारी किया गया है। इस वीडियो में बताया जा रहा है कि पंजशीर में तालिबान के जो लड़ाके खूनी संघर्ष को अंजाम दे रहे हैं वो पाकिस्तान से आए हैं। इस वीडियो में दिख रहा शख्स खुलकर इस बात का दावा कर रहा है कि अफगानिस्तान में इस वक्त जो भी हालात बने हुए हैं उसके पीछे आईएसआई और पाकिस्तान के कट्टरपंथी उलेमाओं का हाथ है। हमें हकीकत क्यों नहीं बताते हो? हमें हकीकत बताओ, हमें दुरुस्त दो, सही कि हम लोग सुलह के लिए आ जाएं। यहाँ अगर हम खुशगवार माहौल में आते तो कितना मजा होता। आज हम लोगों को एहसास हो रहा है कि मुसलमान को मुसलमान के साथ मुसलमान ही लड़ा रहा है। ये आलिम जो हैं पाकिस्तान के जितने भी उलमा हैं, ये सारे के सारे आईएसआई और दूसरे ममालिक से पैसे खाकर इन गरीब अवाम को और गरीब मासूम तालिब इल्म को इधर मरवाते हैं। जिम्मेदार कौन है? इसके जिम्मेदार पाकिस्तान के उलमा हैं जो उनको गलत दुरुस्त देकर यहाँ भेज देते हैं। अफगान नेता निसार अहमद शेरज़ई ने भी साफ तौर पर इस बात की तस्दीक की है कि जिस तरह से आईएसआई ने तालिबान को हथियारों के बल पर ताकत दी है, अब उसी ताकत का इस्तेमाल पाकिस्तान तालिबानियों के जरिए पूरे अफगानिस्तान में करना चाहता है। पाकिस्तान आईएसआई तालिबान को बोलता है कि आप कश्मीरियों का आवाज निकाल दीजिए, हम तुम्हारे लिए कश्मीर में काम करता है, आप हमारे लिए पंजशीर को आजाद करें। इससे कल 7 तरह लोगों, अभी सुबह मुझे फोन आया, आज सुबह मुझे फोन आया कि कल 7 बड़े बस फौजी पाकिस्तानी फौज का आया है। आईएसआई तो यही तालिबान को ट्रेनिंग दिया, बना दिया। अभी तालिबान कुछ दिनों में जो है 15 अगस्त से काबुल सब अफगानिस्तान के कब्जे में आया, इन लोग नहीं कर सका कि अपनी सरकार चलाने में। जैसा पहले जॉन केरी आ रहा था अफगानिस्तान में, वो अमेरिका फॉरेन मिनिस्ट्री, अभी आईएसआई जो ये सब के पीछे आईएसआई आया कि तालिबान के अंदर बातचीत करे। तालिबान के अंदर भी बहुत लफड़ा हो गया, डरा रहा है कई दिनों से। असल में तालिबानी लड़ाकों और पाकिस्तान की ये जुगलबंदी इसलिए खतरनाक मानी जा रही है क्योंकि तालिबान ने काबुल की सुरक्षा कमान हक्कानी नेटवर्क को सौंपी है। हक्कानी नेटवर्क वो आतंकी संगठन है जिसे आज की तारीख में अफगानिस्तान में दहशत का दूसरा नाम माना जाता है। हक्कानी नेटवर्क यानी वो आतंकी संगठन जिसे दुनिया भर में बदनाम पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई की शैडो आर्मी कहा जाता है। हक्कानी नेटवर्क यानी वो आतंकी संगठन जिसने पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई के इशारे पर अफगानिस्तान में हजारों बेगुनाह लोगों का खून बहाया है। हक्कानी नेटवर्क यानी दुनिया की वो आतंकी तंजीम जिसे पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई का अक्स कहा जाता है। जिस दिन से आतंकी संगठन हक्कानी नेटवर्क वजूद में आया है, उसी दिन से उसके आतंकी सरगनाओं और आतंकियों के पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई से कुछ इस कदर गहरे रिश्ते बने कि दोनों ने मिलकर अफगानिस्तान में तबाही और बर्बादी की एक नई इबारत लिख डाली थी और
पाकिस्तान अब यही चाहता है कि अफगानिस्तान में हक्कानी नेटवर्क के जरिए जुल्म और सितम के जाल को और ताकत दी जाए। तालिबान बहुत पावर दिया, जितना अफगानिस्तान में तालिबान के पास पावर था, खाली कतक करके पंशेर के ऊपर हमला किया। 3 जगह जो एक उनाबा है पंशेर में, एक परिन्यान है और एक शतुल, ये 3 जगह में बहुत बड़े अटैक किया तालिबान। और 2 जगह में कई कुछ अंदर आ गया कुछ टाइम के लिए, फिर से वो भी जानबूझ कर इनको छोड़ दिया कि अंदर आ जाए। जब अंदर आया पीछे भी रास्ता बंद किया नॉर्दर्न लाइंस लोग, इतना तालिबान मर गया। फिलहाल पंजशीर को छोड़कर पूरे अफगानिस्तान पर तालिबान का कब्जा है और अब एक बार फिर तालिबान के खिलाफ पंजशीर घाटी से ही बगावत की आवाज बुलंद हो चुकी है। पंजशीर में नॉर्दर्न अलायंस के परचम तले एंटी तालिबान फोर्सेस इकट्ठी हो रही हैं। दरअसल अफगानिस्तान के पूर्व उपराष्ट्रपति अमरुल्लाह सालेह, नॉर्दर्न अलायंस के नेता और पूर्व कमांडर अहमद शाह मसूद के बेटे अहमद मसूद, कमांडर अब्दुल रशीद दोस्तम और अता मोहम्मद नूर तालिबान के खिलाफ जंग का बिगुल फूंक चुके हैं। खबर के मुताबिक राष्ट्रपति अशरफ गनी के अफगानिस्तान छोड़कर भागने के बाद खुद को केयरटेकर राष्ट्रपति घोषित कर अमरुल्लाह सालेह जंग का ऐलान कर चुके हैं। फिलहाल सालेह अपने गुरु अहमद शाह मसूद के बेटे अहमद मसूद के साथ मिलकर तालिबान विरोधियों को इकट्ठा कर रहे हैं। लेकिन सवाल यही है कि आखिर कब तक अफगानिस्तान के आम लोग तालिबान के क्रूर इरादों और पाकिस्तान की साजिशों का शिकार होते रहेंगे। यहां वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। हमारे किसान जिनकी भारतीय क्रिकेट टीम ने 2 सितंबर से 2 ओवल में खेले जाने वाले चौथे टेस्ट के लिए टीम में कुछ बदलाव किए। लीड्स में हार के बाद चयन समिति ने टीम प्रबंधन के अनुरोध पर चौथे टेस्ट के लिए तेज गेंदबाज प्रसिद्ध कृष्णा को भारतीय टीम में शामिल किया। आतंकी संगठन अलकायदा ने तालिबान को बधाई दी है। अमेरिका की वापसी के बाद अलकायदा ने एक संदेश जारी किया जिसमें उसने कश्मीर की आज़ादी की भी बात की। अलकायदा ने कश्मीर का भी जिक्र किया है। अफगानिस्तान में पश्चिमी ताकतों की मदद करने वालों के घरों के दरवाजे पर तालिबानी अदालत में हाजिर होने के फरमान चिपकाए जा रहे हैं। उनसे कहा जा रहा है कि या तो समर्पण कर दो या मारे जाओ। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला कश्मीर दौरे पर हैं। उन्होंने गुलबर्ग में पंचायत प्रतिनिधियों के साथ चर्चा की। इस दौरान बिरला ने कहा कि हर चुनौतियों का डटकर सामना करेंगे। बेंगलुरु में कांग्रेस नेता सचिन पायलट ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर केंद्र सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि महंगाई से जनता त्रस्त है और सरकार संपत्ति बेचने में मस्त है। सरकार काम नहीं सिर्फ मार्केटिंग कर रही है। गैस सिलेंडर के बढ़े दामों को लेकर पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा ने केंद्र सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि सरकार आम आदमी की जेब काट रही है। आपको बता दें कि आज से गैस सिलेंडर के दाम 25 रुपए बढ़ गए हैं। प्रदेश के 6 जिलों में पंचायती राज चुनाव के आखिरी चरण के लिए वोटिंग हो रही है। 25 पंचायत समितियों में मतदान के दौरान जबरदस्त उत्साह देखने को मिला। वोटिंग सेंटर्स पर कोरोना गाइडलाइन की पालना भी की जा रही है। शाम 5:30 बजे तक वोटिंग जारी रहेगी। प्रदेश में आज से 9वीं से 12वीं की क्लास शुरू हो गए। स्कूलों में कोरोना गाइडलाइन का खास ध्यान रखा जा रहा है, जिसके साथ ही आज से यूनिवर्सिटी, कॉलेज और कोचिंग संस्थान भी अनलॉक हो गए, जिसमें एक बार फिर कैंपस में रौनक लौट आई। कोटा के गवर्नमेंट कॉलेज के छात्रों आतंकी संगठन अलकायदा ने तालिबान को बधाई दी है। अमेरिका की वापसी के बाद अलकायदा ने एक संदेश जारी किया जिसमें उसने कश्मीर की आज़ादी की भी बात की। अलकायदा ने कश्मीर का भी जिक्र किया है। अफगानिस्तान में पश्चिमी ताकतों की मदद करने वालों के घरों के दरवाजे पर तालिबानी अदालत में हाजिर होने के फरमान चिपकाए जा रहे हैं। उनसे कहा जा रहा है कि या तो समर्पण कर दो या मारे जाओ।
लोकसभा स्पीकर ओम बिरला कश्मीर दौरे पर हैं। उन्होंने गुलमर्ग में पंचायत प्रतिनिधियों के साथ चर्चा की। इस दौरान बिरला ने कहा कि हर चुनौतियों का डटकर सामना करेंगे। बेंगलुरु में कांग्रेस नेता सचिन पायलट ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर केंद्र सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि महंगाई से जनता त्रस्त है और सरकार संपत्ति बेचने में मस्त है। सरकार काम नहीं सिर्फ मार्केटिंग कर रही है। गैस सिलेंडर के बढ़े दामों को लेकर पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा ने केंद्र सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि सरकार आम आदमी की जेब काट रही है। आपको बता दें कि आज से गैस सिलेंडर के दाम 25 रुपए बढ़ गए हैं। प्रदेश के 6 जिलों में पंचायती राज चुनाव के आखिरी चरण के लिए वोटिंग हो रही है। 25-50 समितियों में मतदान के दौरान जबरदस्त उत्साह देखने को मिला। वोटिंग सेंटर्स पर कोरोना गाइडलाइन की पालना भी की जा रही है। शाम 5:30 बजे तक वोटिंग जारी रहेगी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। अफगानिस्तान में गैंग्स ऑफ आईएसआई की साजिश की सबसे बड़ी मिसाल है हक्कानी नेटवर्क। हैरानी तो इस बात की है कि जिस हक्कानी नेटवर्क को अमेरिका और संयुक्त राष्ट्र साल 2012 में यानी कि आज से 9 साल पहले ही एक आतंकी संगठन घोषित कर चुके हैं, उस हक्कानी नेटवर्क को पाकिस्तान खुलेआम बरसों से समर्थन देता रहा है और काबुल में आईएसआई के मौजूदा चीफ लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद की मौजूदगी इसका सबसे बड़ा सबूत है। और हक्कानी नेटवर्क के रिश्तों को बेनकाब करने के लिए बस एक नाम ही काफी है, जलालुद्दीन हक्कानी, यानी हक्कानी नेटवर्क की बुनियाद रखने वाला आतंकी। जलालुद्दीन का जन्म 1939 में अफगानिस्तान के पख्तिया सूबे के कारजगे इलाके में हुआ था। खैबर पख्तूनख्वा के दारुल उलूम हक्कानिया से अपनी तालीम पूरी करने के बाद जलालुद्दीन पाकिस्तान के पेशावर के एक मदरसे में मौलवी बन गया, लेकिन 1979 में सोवियत रूस की सेना के अफगानिस्तान में घुस आने के बाद जलालुद्दीन हक्कानी ने हिज़्ब-ए इस्लामी में शामिल होकर उसके खिलाफ जंग लड़ी। साल 1984 तक जलालुद्दीन हक्कानी का कद और रुतबा इतना बढ़ चुका था कि वो हक्कानी नेटवर्क की बुनियाद जलालुद्दीन हक्कानी ने 1995 में रखी थी। उस दौर में आईएसआई ने हक्कानी आतंकियों को ट्रेनिंग और पैसे मुहैया करवाए। 1996 से 2001 तक तालिबान की सरकार में जलालुद्दीन हक्कानी मंत्री बना। दिसंबर 2001 में अमेरिका ने तालिबान की सरकार को उखाड़ फेंका। 2002 में जलालुद्दीन हक्कानी ने आईएसआई की मदद से पाकिस्तान के नॉर्थ वजीरिस्तान के मीरम शाह इलाके में अपना हेडक्वार्टर बनाया। 2003 में तालिबान के सर किया। 2004 में मुल्ला उमर ने जलालुद्दीन हक्कानी को अफगानिस्तान के पूर्वी हिस्से का कमांडर इन चीफ बना दिया। इसके बाद कई साल तक सितंबर 2018 को तालिबान ने माना था कि जलालुद्दीन हक्कानी की मौत हो चुकी है। हक्कानी नेटवर्क को मदद करने के वजह पाक आईएसआई अफगान सरकार पर अपना कंट्रोल बनाए रखना चाहती है। सिराजुद्दीन ने अपने भाई अनस हक्कानी को सरकार का हिस्सा बनाया और यह एक आईएसआई के इशारे पर। पाकिस्तान ने तालिबान की मदद तो की, पर वो वहां पर एक अपना प्रभाव बनाए रखना चाहता है, इसीलिए वो कोशिश कर रहा है। दरअसल तालिबान और हक्कानी नेटवर्क को समर्थन देने के पीछे भी पाकिस्तान की एक गहरी साजिश छिपी है। दरअसल 1947 में पाकिस्तान की वजूदी थी। 70 के दशक में ये मांग इतनी बुलंद हो चुकी थी कि पाकिस्तान के सियासतदानों को लगा कि उसकी सरजमीं पर रहने वाले पश्तून उसकी सरकार के खिलाफ बगावत कर सकते हैं। लिहाजा पश्तून समुदाय को सोवियत फौज के साथ जंग में उलझाकर पाकिस्तान ने अगले 2 दशक तक इस मुद्दे को ही दबा दिया।
इसके बाद 2001 से 2021 तक पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के पश्तूनों का अमेरिकी सेना के खिलाफ जमकर इस्तेमाल किया। लिहाजा अब अफगानिस्तान में एक बार फिर तालिबान के काबिज होने के बाद पाकिस्तान दोबारा तालिबान और हक्कानी नेटवर्क के साथ खड़ा हो गया है। जलालुद्दीन की मौत के बाद भी हक्कानी नेटवर्क की कारगुजारियों में कोई कमी नहीं आई है और जलालुद्दीन के सातों बेटे अपने वालिद के नक्शे कदम पर ही चलते रहे। हालांकि अमेरिकी सेना ने अफगानिस्तान की जंग के दौरान जलालुद्दीन के 3 बेटों को मार गिराया। बावजूद इसके हक्कानी नेटवर्क के आतंकी अफगानिस्तान में अमेरिकी फौज के खिलाफ लड़ते रहे। फिलहाल हक्कानी नेटवर्क की कमान जलालुद्दीन के बेटे सिराजुद्दीन के हाथ में है। सिराजुद्दीन हक्कानी तालिबान में नंबर 2 है और हक्कानी नेटवर्क का सरगना भी है। अमेरिका ने सिराजुद्दीन के सर पर $10 मिलियन का इनाम रखा हुआ है। बदरुद्दीन हक्कानी नेटवर्क का ऑपरेशनल कमांडर था। 2012 में उत्तरी वजीरिस्तान में अमेरिकी सेना के ड्रोन अटैक में उसकी मौत हो चुकी है। नसीरुद्दीन हक्कानी नेटवर्क के लिए फंड इकट्ठा किया करता था। 2013 में पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद में अज्ञात हमलावरों ने उसकी हत्या कर दी थी। मोहम्मद हक्कानी भी हक्कानी नेटवर्क में कमांडर था। 2010 में पाकिस्तान के उत्तरी वजीरिस्तान में ड्रोन अटैक में मोहम्मद हक्कानी भी ढेर हो चुका है। ओमार हक्कानी साल 2008 में अमेरिकी सेना के एक ऑपरेशन के दौरान मारा जा चुका है। अजीज हक्कानी अपने भाई सिराजुद्दीन की मदद करता है। अमेरिका ने अजीज के सर पर $5 मिलियन का इनाम रखा हुआ है। अनस हक्कानी तालिबान और अमेरिका के बीच होने वाली शांति वार्ता में शामिल था। अरे मामा जी, आज प्रतिनिधियों के साथ चर्चा के इस दौरान बिरला ने कहा कि हर चुनौतियों का डटकर सामना करेंगे।